ये उनका तरीका था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का। सारे देश में इसके खिलाफ शेतकरी समाज में विद्रोह हुआ था और अंग्रेज अधिकारियों को कई शेतकरी नागरिकों ने गर्दन से काट दिया था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा हुई कि ये अंग्रेज अधिकारी जो कलेक्टर कमिश्नर हैं, इनकी सुरक्षा के लिए कुछ करो। तो इन अधिकारियों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने पुलिस बनाई और उसके लिए कानून बनाया, इंडियन पुलिस एक्ट। पुलिस का काम क्या? लूट करने वाले अधिकारियों को सुरक्षा देना ताकि वो पूरी ताकत से लूट सके। इसके लिए पुलिस बनाई और पुलिस जब बनाई तो कानून तय कर दिया, इंडियन पुलिस एक्ट। इस कानून को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इस कानून का मूल मंत्र एक वाक्य में मैं सुनाता हूं। पूरे कानून का एक ही मतलब है, पुलिस अधिकारी के हाथ में सारे अधिकार और भारतीय नागरिक के हाथ में कुछ नहीं। कोई भी पुलिस अधिकारी आपके साथ कभी भी बदतमीजी कर सकता है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो आपको डंडे से पीट सकता है क्योंकि डंडा उसके हाथ में है, क्योंकि अंग्रेजों ने कानून से उसको डंडा दिया हाथ में। और अंग्रेजों ने इस इंडियन पुलिस एक्ट में जब इसका डिस्क्रिप्शन किया, वर्णन किया, तो उसमें लिखा कि हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है, किसी भी भारतवासी को राइट टू डिफेंस नहीं है। ये कानून है इंडियन पुलिस एक्ट और बनाया गया लूट करने वाले अधिकारियों की सुरक्षा के लिए। तो पुलिस वही काम आज तक कर रही है। अंग्रेजों ने जिस उद्देश्य से बनाया था उसी उद्देश्य को आज भी पुलिस पूरा कर रही है। कलेक्टर को प्रोटेक्शन देती है, कमिश्नर को प्रोटेक्शन देती है, भ्रष्ट नेताओं को प्रोटेक्शन देती है। भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी जितना लूटना चाहे लूटें, पुलिस का पूरा समर्थन और सहयोग इन लूटखोर पुढ़ारियों को, अधिकारियों को हमेशा मिलता है। और लूटने वाले भारतवासी को कभी भी पुलिस का सहयोग और समर्थन नहीं मिलता, क्योंकि कानून ऐसा है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जब आप लूटोगे और लूटने के लिए पुलिस भी आपके साथ है, मैं आपसे ये कहूं कि मैं लातूर में आऊं और आपको लूटूं, जेब काटूं, आपके घर में जाके डकैती डालूं, आप क्या करोगे? पकड़ के पुलिस को दे दोगे। लेकिन पुलिस अगर मेरा सहयोग कर रही है लूटने में तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते आप। अगर कानून ऐसा है कि मैं आपकी जेब काटूं, वो कानूनन है, ऐसे में जेब काटूंगा, आप हल्ला मचाओगे, चिल्लाओगे, मेरी जेब क्यों काटी, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। मान लो लातूर में कानून ही बन जाए जेब काटने का, तब क्या करोगे आप? और मैं जब कानून से जेब काटूंगा आपकी तो कहूंगा मैं तो कानून का पालन कर रहा हूं, आपकी जेब कटे तो मेरे का क्या लेना देना इससे। सारे पुढ़ारी यही कहते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, माने लूटने के कानूनों का पालन करते हैं। अब आपकी लूट होती है तो हम क्या करें इसमें? हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, अब कानून लूटने के लिए तो हम क्या करें? ये लूटने के कानून कैसे हैं? आप व्यापार करते हैं, उद्योग चलाते हैं, तो सबसे पहले आपको लूटा जाता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के नाम पे। ये अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ कानून है, सेंट्रल एक्साइज एक्ट। और अंग्रेजों ने जब ये कानून तय किया था तब बहस हुई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ये बहस थी कि भारत के व्यापारियों को कैसे कैसे लूटा जाए। किसानों को, शेतकरी को लूटने के लिए लैंड रेवेन्यू, और व्यापारियों को लूटने के लिए क्या करें। तो एक अंग्रेज होता था, उसका नाम था विलियम विल्बरफोर्स। उसने कहा कि भारत के व्यापारी जो उत्पादन करते हैं सबसे पहले वही लूटो उसको। तो अंग्रेजों ने लगा दिया एक्साइज ड्यूटी। फिर बाद में उसी विल्बरफोर्स ने कहा कि भारत के व्यापारी जो बिक्री करते हैं फिर लूटो उनको बिक्री के समय। तो अंग्रेजों ने लगा दिया सेंट्रल सेल्स टैक्स। फिर विल्बरफोर्स ने कहा कि भारत के व्यापारी बिक्री करके जो मुनाफा कमाते हैं इस पे फिर लूटो इनको। तो अंग्रेजों ने लगा दिया इनकम टैक्स। फिर विल्बरफोर्स ने कहा कि भारत के व्यापारी कोई भी माल को एक गांव से दूसरे गांव लेके जाते हैं तो गांव ले जा रहे हैं तो रास्ते में फिर लूटो इनको। तो अंग्रेजों ने लगाया टोल टैक्स।
और एक लगाया रोड टैक्स। दो अलग अलग लगाए, रोड टैक्स, टोल टैक्स। फिर विल्बरफोर्स ने कहा कि व्यापारी जब माल को लेके किसी गांव में घुसते हैं तो गांव के एंट्री पॉइंट पे फिर लूटो इनको, तो लगाया ऑक्ट्रॉय टैक्स। फिर विल्बरफोर्स ने कहा कि जिस गांव से माल लेके जाते हैं तो गांव से निकलते समय फिर लूटो, वो लगाया एग्जिट टैक्स। फिर उन्होंने कहा कि व्यापारी माल को बेचेंगे, कमाएंगे मुनाफा कमाएंगे तो इनकम टैक्स देंगे, लेकिन फिर भी पैसा उनके पास अगर बच गया तो उस पैसे से प्रॉपर्टी खरीदेंगे, तो फिर वहां लूटो इनको, तो प्रॉपर्टी टैक्स। फिर अंग्रेजों ने तय किया कि कोई भी व्यापारी उद्योगपति पैसा कमाएगा, मुनाफा करेगा तो घर बनाएगा, तो घर के नाम पे फिर लूटो इनको, हाउस टैक्स। घर की जमीन खरीदेगा तो जमीन खरीदते समय फिर लूटो, स्टाम्प ड्यूटी। तेईस तरह से व्यापारियों को लूटने के लिए अंग्रेजों ने टैक्स सिस्टम लाया, 23 तरह से। माने अंग्रेजों ने इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, टोल टैक्स, रोड टैक्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टाम्प टैक्स, ये सब मिलाकर 23 तरह के टैक्स लगाए व्यापारियों को लूटने के लिए, और शेतकरी को लूटने के लिए लैंड रेवेन्यू। अब 1947 में महात्मा गांधी ने कहा कि ये जितने टैक्स अंग्रेजों ने लगाए, गांधी जी बार बार ये कहते थे, अंग्रेजों की व्यवस्था को खत्म करो, ये नहीं चाहिए हमें, क्योंकि अंग्रेजों ने लूटने के लिए ये व्यवस्था चलाई। लेकिन महात्मा गांधी का दुर्भाग्य ये था कि वो सब खत्म करने से पहले उनको मार डाला। अगर वो जिंदा रहते तो ये लड़ाई हमें नहीं लड़नी पड़ती, भारत स्वाभिमान नहीं करना पड़ता, वो गांधी जी खुद ही कर जाते ये काम, क्योंकि उनको समझता था कि ये सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया है लूटने के लिए। अब हमारा दुख और दर्द यही है कि 15 अगस्त 1947 को जिस सिस्टम को उठा के फेंक देना चाहिए था, जला देना चाहिए था, उसको हमने ना फेंका ना जलाया, उसी सिस्टम को आगे बढ़ाया। अब वही सिस्टम चल रहा है, अब भारत को लूट रहा है। अब कितना लूट रहा है ये सिस्टम भारत को? अंग्रेजों ने तो 250 साल में 300 लाख कोटि रुपए लूटा था। आजादी के पिछले 63 साल में इस सिस्टम ने देश को अंग्रेजों से ज्यादा लूट लिया। अब होता क्या है कि पहले जहां गवर्नर जनरल होता था वहां भारत के पुढ़ारी हैं इस समय, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई कॉमर्स मिनिस्टर है, ये सब गवर्नर जनरल की ताकत वाले अधिकारी हैं जिनको हम पुढ़ारी कहते हैं, मंत्री कहते हैं, और उसके नीचे कमिश्नर, कलेक्टर की पूरी हायरार्की खड़ी है लूट में मदद करने के लिए। तो आज के जो काले अंग्रेज हैं जिनको हम पुढ़ारी कहते हैं, उनको मैं काला अंग्रेज कहता हूं, क्योंकि इन सब में आत्मा अंग्रेजों वाली ही है। ये देखने में भारतीय लगते हैं, कपड़े भी आपके जैसे मेरे जैसे पहनते हैं, आत्मा इनकी पूरी अंग्रेजों वाली है। आज के पुढ़ारी किसी भी मामले में रॉबर्ट क्लाइव से कम नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव ने लूट का जो रिकॉर्ड बनाया, पुढ़ारियों ने वो रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है अभी। उदाहरण दो, एक काला अंग्रेज पुढ़ारी इस देश में, उसका नाम है मधु कोड़ा। झारखंड में 2 साल के लिए मुख्यमंत्री बना वो। ये कहानी तो आपको मालूम है, मैं तो याद दिलाने के लिए सुना रहा हूं आप। मधु कोड़ा नाम का एक काला अंग्रेज पुढ़ारी के रूप में झारखंड का सीएम बना, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, 2 वर्ष के लिए। और वो ऐसा सीएम था जो अपक्ष था, उसकी कोई पक्ष नहीं थी, निर्दलीय था, इंडिपेंडेंट था, चुन के आया और झारखंड के पुढ़ारियों ने मिलकर उसको सीएम बना दिया। ऐसा था। अब जिसकी पक्ष नहीं थी वो पुढ़ारी सीएम बन गया, उसने अंधाधुंध लूटा पूरे झारखंड का खजाना, और उसने खुद ये कबूल किया है कि मैंने 5,600 कोटि रुपए लूटा 2 वर्ष में। 5,600 कोटि 2 वर्ष में। फिर उसको पूछा गया कि तुमने अकेले में लूटा? उसने कहा मुझको जो समर्थन दे रहे थे उन्होंने भी लूटा है।
मैं अकेला थोड़ी लूट सकता हूं, क्योंकि ध्यान रखना, लूट में ऊपर से नीचे तक हिस्सा होता है, तभी लूट हो सकती है, नहीं तो संभव नहीं है। तो उसने कहा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उन्होंने भी लूटा, मैंने भी लूटा, तुम्हारा पैसा कहां है? तो उसने कहा स्विस बैंक में। तो मधु कोड़ा के कहने पर अधिकारी स्विट्जरलैंड गए, तो वहां मधु कोड़ा के 8 खाते मिले। 2 वर्ष जो मुख्यमंत्री रहा उसके स्विट्जरलैंड की बैंकों में 8 खाते हैं और उसमें 5,600 कोटि रुपए जमा हैं। और झारखंड भारत का सबसे गरीब राज्य है। अब भारत के सबसे गरीब राज्य में अपक्ष मुख्यमंत्री 2 साल में 5,600 कोटि लूट सकता है, तो भारत के सबसे श्रीमंत राज्य महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री 10-10 साल रह चुके, उन्होंने 50,000 कोटि तो लूटा ही होगा, इससे तो कम सवाल ही नहीं। महाराष्ट्र भारत का सबसे श्रीमंत राज्य है, पर कैपिटा इनकम में भारत के सबसे पहले नंबर पर है। एक जमाना था कि भारत का सबसे श्रीमंत राज्य पंजाब था, लेकिन जो आतंकवाद घुस गया ना पंजाब में, तो पंजाब बहुत पीछे चला गया। अभी महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। तो मैं तो महाराष्ट्र को सोच सोच के दुखी होता रहता हूं कि ये सबसे श्रीमंत राज्य में ऐसे कम से कम 10 पुढ़ारी हैं जो 2-2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कितना लूट मचाई होगी, और वो सब पक्ष के हैं, अपक्ष नहीं है एक भी, सब पक्ष के। पक्ष वाला तो ज्यादा लूटेगा ना, अपक्ष वाला 5,600 कोटि लूटेगा 2 साल में, तो पक्ष वाला 2 साल में 10,000 कोटि तो लेने ही वाला है, ये तो पक्का। तो मधु कोड़ा का जब बात समझ में आया तो हमने महाराष्ट्र के कुछ पुढ़ारियों की जन्म कुंडली बनाना शुरू किया। जन्म कुंडली वो नहीं राहु केतु वाली, वो हमको नहीं आती। हमने जन्म कुंडली वो बनाई है कि ये पुढ़ारी जब राजनीति में आया तो इसके घर में कितनी संपत्ति थी और राजनीति में आने के बाद कितनी हुई। तो बिना नाम लिए, क्योंकि परम पूजनीय स्वामी जी का आदेश नहीं है नाम लेने के लिए, इसलिए बिना नाम लिए कहूंगा, लेकिन आप इतने समझदार हैं, सब समझ जाएंगे। एक पुढ़ारी है जो 25 साल पहले घर में उसके टूटी साइकिल नहीं थी। महाराष्ट्र में 2 बार मुख्यमंत्री बना, केंद्र में कई बार मंत्री बना, आज भी है। आज उस पुढ़ारी की 25 साल में संपत्ति 72,000 कोटि की हो चुकी है। पच्चीस साल पहले जिसके घर में 1 इंच जमीन नहीं थी, 1 स्क्वायर इंच जमीन नहीं थी, आज उस पुढ़ारी के पास मुंबई से पुणे के बीच की हजारों एकड़ जमीन है, उस अकेले पुढ़ारी के पास। ऐसी एक पुढ़ारी है जो नासिक में 25 साल पहले सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था, और हमारे पास उसके प्रमाण है। पुलिस रिकॉर्ड से हमने प्रमाण निकाले। 25 साल पहले नासिक में सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था, मुख्यमंत्री हुआ, 2 बार मुख्यमंत्री हुआ, आज उसकी संपत्ति 55,000 कोटि की है। इसी महाराष्ट्र में एक पुढ़ारी है जो 25 साल पहले दादर रेलवे स्टेशन पर भाजीपाला बेचता था, आज उसकी संपत्ति 45,000 कोटि की है। और सारे भारत में ऐसे पुढ़ारियों की संख्या 80,000 है। मैंने 3 बताए हैं, अभी 4 बताए, एक मधु कोड़ा और बाकी ये 3। मधु कोड़ा का नाम क्यों लिया? क्योंकि परमिशन मिल गई है, कोर्ट ने कहा है कि इसका नाम ले सकते हो। बाकी का नाम कब लेंगे? जब कोर्ट परमिशन दे देगा तो उनका भी ले लेंगे। लेकिन आपको समझाना चाहता हूं कि लूट कितने बड़े पैमाने पर चल रही है। अब मधु कोड़ा को मैं मानता हूं कि ये रॉबर्ट क्लाइव का पुनर्जन्म है। रॉबर्ट क्लाइव मर गया, उसकी आत्मा इसमें प्रवेश कर गई।
और रॉबर्ट क्लाइव मर गया, उसी की आत्मा महाराष्ट्र के इन 3 पुढ़ारियों में प्रवेश की हुई। लूट रहे हैं, जम के लूट रहे हैं, और पूरा खानदान लूट रहा है, अकेले नहीं लूट रहे, पूरा खानदान लूटने में लगा, पूरा परिवार लूटने में लगा रखा। बेटी लूट रही है, दामाद लूट रहा है, भतीजा लूट रहा है, सब लूट रहे हैं। और इसको हम कह रहे हैं साहब देश की सेवा कर रहे हैं। आहा, कितना सुंदर वक्त है, साहब देश की सेवा कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा दिखता नहीं कि वो दनादन लूट रहे हैं। ये जो लूटने वाले साहब है ना, इनके बेटे बेटियों का कुछ हमने हिसाब किताब जोड़ा, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि ये लूटखोर पुढ़ारियों के बेटे या बेटियां जब शॉपिंग मॉल में जाके शॉपिंग करते हैं तो 1 मिनट में 20,000 रुपए खर्च करते हैं। 1 मिनट में 20,000 रुपए पर मिनट का उनका एक्सपेंडिचर है शॉपिंग मॉल में जाके खरीदी करने का। ये अभी मैं पुणे गया एक शॉपिंग मॉल में, इसीलिए गया कि अक्सर वहां पुढ़ारियों के बेटे बेटी आते हैं खरीदने को। वहां जाकर मैंने कैलकुलेशन किया, मैं पूछा 1 घंटे की शॉपिंग कितने रुपए की होती है उनकी, तो उन्होंने कहा आप 1 घंटे की बात कर रहे हैं, आधे घंटे की पूछो, 15 मिनट की पूछो। तब कैलकुलेट करते करते 1 मिनट पे आया तो 20,000 रुपए खर्च कर देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं शॉपिंग मॉल। और दुख मुझे ये है कि भारत के 84 कोटि लोगों को 24 तास में खर्च करने के लिए 20 रुपए नहीं है जेब में। 84 कोटि लोग एक दिन में 24 तास में 20 रुपए खर्च नहीं कर पाते, और ये लूटखोर पुढ़ारियों के एक एक बेटा या बेटी का शॉपिंग मॉल का खर्चा 20,000 रुपए। ऐसा भारत बना दिया आजादी के 63 साल। और अब की जो राजनीति है वो राजनीति क्या है? सत्ता में आओ, मंत्री बनो, लूटो, लूट के पैसे से दोबारा चुनाव जीतो, फिर मंत्री बनो, फिर लूटो, फिर पैसे खर्च करो, फिर चुनाव जीतो, फिर लूटो, फिर मंत्री बनो। एकमात्र कार्यक्रम है ये, एकमात्र। और वोट लेके जीत के मंत्री बनना बहुत जरूरी है, नहीं तो लूटेंगे कैसे? तो वोट लेने के लिए पैसे खर्च करो, दारू की बोतल दो, 1000 रुपए देना पड़े, 1500, 2000, एक एक परिवार को पैसे पहुंचाओ, शराब पहुंचाओ, और आप उनको साड़ियां दो, कुछ भी टेलीविजन दो, जो देना है दो, वोट ले लो, माने खरीदो वोट, ताकि आपको लूटने का लाइसेंस मिले। और हम सब क्या कहते हैं, हमने तो ये पुढ़ारी को चुन के दे दिया 5 साल के लिए, आप इसको करेक्ट करिए। आपने 5 साल के लिए उसको लूट का लाइसेंस दे दिया, चुनकर नहीं दिया। अब 5 साल वो लूटेगा, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। और अगले 5 साल बाद फिर आ गया तो फिर लूटेगा, फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप उसका। और इसलिए हर पुढ़ारी ने अपने पूरे खानदान को उतारा है इस बिजनेस में, क्योंकि इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। यहां इनिशियल पेड अप कैपिटल 0 है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और आमदनी लाखों कोटि रुपए की है। आपको कुछ लाख या कुछ कोटि रुपए कमाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उद्योग चलाना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है, फिर गालियां सुननी पड़ती है, ग्राहक की गालियां सुनो, और फिर टैक्स डिपार्टमेंट की गालियां सुनो। कितनी तकलीफों से आप कुछ कोटि कुछ लक्ष रुपए कमाते हैं। इन पुढ़ारियों को तो कुछ नहीं सुनना है। मैं कई बार ये सोचता हूं कि मान लो मैं आपका बिजनेस पार्टनर बनूं तो मुझे कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, अदरवाइज मैं आपका बिजनेस पार्टनर नहीं बनता। ये पुढ़ारी तो बिना इन्वेस्टमेंट के पार्टनर हैं आपके, ये तो सीधे लूट लेते हैं आपसे, डोनेशन के नाम पर लूटते हैं, धमका के डरा के लूटते हैं, फोन करवाते हैं, गुंड बदमाशों से फोन आते हैं आपके पास, इतना दे दो, नहीं तो ये करेंगे, नहीं तो वो करेंगे, नहीं तो ऐसे करेंगे। टैक्स के रूप में तो लूटते ही हैं, गुंड टैक्स के रूप में अलग लूटते हैं। यही सारा सिस्टम चल रहा है। अब इस सिस्टम ने दुष्परिणाम क्या पैदा किया है? आजादी के 63 सालों में भारत के पुढ़ारियों ने और अधिकारियों ने मिलकर जो लूटा हुआ धन है उसका अभी कैलकुलेशन किया एक बहुत बड़ी संस्था ने, उसका नाम है टैक्स जस्टिस नेटवर्क। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये संस्था एकमात्र काम करने के लिए बनी है
कि दुनिया के देशों में जो भ्रष्टाचार होता है, जो लूटखोरी होती है, उस पर अध्ययन करना, अभ्यास करना। टैक्स जस्टिस नेटवर्क का अध्ययन भारत के बारे में क्या है? उनका कहना है 2006 के साल तक के आंकड़े बता रहा हूं, उसके आगे के आंकड़े अभी तक उन्होंने खुद नहीं तैयार किए। उनका कहना है कि 2006 के साल तक भारत के भ्रष्ट पुढ़ारियों ने 258 लाख कोटि रुपए लूट लिया और विदेशी बैंकों में जमा कर दिया। इसमें से 72 लाख कोटि रुपए स्विस बैंक में है और बाकी बचा हुआ दुनिया के 70 देशों की बैंकों में है। ये 2006 के फिगर हैं। अब 2007 भी चला गया, 2008 भी चला गया, 2009 भी चला गया और अब 2010 आधा चला गया। तो हमारा अनुमान है कि आज की तारीख तक लगभग 300 लाख कोटि रुपए पुढ़ारी और अधिकारियों ने लूटकर विदेशों में जमा कर दिया। अंग्रेजों ने 300 लाख कोटि रुपए लेने में 250 साल लगाए। इन काले अंग्रेजों ने 300 लाख कोटि रुपए लूटने में सिर्फ 63 साल लगाए, 63 इयर्स। तो ये तो अंग्रेजों के बाप हैं। और ये बेशर्म लूट को हम हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। मैं विनम्रता से कह रहा हूं, ये लूट तंत्र है, ये लोकतंत्र तो कहीं भी नहीं है। मैं एक भारत के पूर्व पुढ़ारी का कोट करूंगा, स्टेटमेंट। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुए श्री राजीव गांधी। 1984 में वो लोकसभा में चुनकर गए और इतने बहुमत से चुनकर गए कि कभी जिंदगी में कोई प्रधानमंत्री नहीं चुनकर गया। उनके नाना को भी इतने वोट नहीं मिले जितने राजीव गांधी को मिले। उनकी मां को भी इतने वोट कभी नहीं मिले श्रीमती गांधी को जितने राजीव गांधी को मिले। आपको मालूम है राजीव गांधी को 411 खासदार मिले थे पूरे देश में से, और कुल खासदार 543 होते हैं। 543 में 411 खासदार, 3/4 मेजॉरिटी होती है, ये 3/4 बहुमत। पूरे देश ने उनको इतना वोट किया, वो चुनकर गए। सबसे पहला स्टेटमेंट जो उन्होंने लोकसभा में किया, जिस पर हंगामा मच गया सारे देश में, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से, बड़े साहस के साथ एक बात कही। उन्होंने कहा कि जब मैं किसी व्यक्ति से 1 रुपए टैक्स में लेता हूं और वापस वो 1 रुपया किसी गरीब आदमी के विकास के लिए देता हूं, तो उस गरीब आदमी तक 15 पैसा ही पहुंच पाता है। आपको याद है ये स्टेटमेंट राजीव गांधी? सबसे सेंसेशनल स्टेटमेंट था उनका लोकसभा में चुनकर आने के बाद। हंगामा होगा पूरे देश में। लोगों ने कहा कि राजीव गांधी ने क्या बोल दिया? तो राजीव गांधी ने कहा जो मैं बोला हूं इस पर कायम हूं, बदल नहीं सकता अपने स्टेटमेंट को, क्योंकि देश की स्थिति ऐसी है। भ्रष्टाचार इतना है कि हर 1 रुपए में से 85 पैसा लूट रहा है। ये राजीव गांधी ने कहा 1984 में। अब 2010, तो 1984 से 2010 तक भ्रष्टाचार और बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। अब हमारे देश की एक बहुत बड़ी संस्था है जिसका नाम है CAG माने कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। उनका कहना है कि राजीव गांधी के समय में तो 1 रुपए में से 15 पैसा पहुंच जाता था। अब 2010 में 1 रुपए में से 8 पैसा ही पहुंच पाता है, 92 पैसा लूट जाता है। हमने इसका कैलकुलेशन किया कि ये 92 पैसा कितना है और 1 रुपया कितना है। तो भारत के नागरिकों द्वारा कुल दिया जाने वाला जो टैक्स है, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और नगर पालिका को, 3 जगह हम टैक्स देते हैं। ये टोटल टैक्स है 1 साल का 21 लाख कोटि रुपए। केंद्र सरकार को हम 1 साल में देते हैं 8,50,000 कोटि रुपए। राज्य की सरकारों को हम 1 साल में देते हैं 10 लाख कोटि रुपए और नगर पालिकाओं की सरकारों को हम 1 साल में देते हैं 2,50,000 कोटि रुपए। कुल टैक्स हम जो देते हैं 21 लाख कोटि रुपए है टोटल टैक्स।
इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, कॉर्पोरेशन का सब टोटल मिला के 21 लाख कोटि। अब राजीव गांधी के हिसाब से इसमें से 18 लाख कोटि रुपए हर साल लूट जाता है। और सीएजी की आज की रिपोर्ट के हिसाब से इसमें से करीब 19 लाख कोटि रुपए हर साल लूट जाता है। 19,50,000 कोटि। इतनी लूट होती है ऊपर से नीचे तक। लूटने वाले कितने लोग हैं? 80,000 पुढ़ारी हैं पूरे देश में। कहां तक के? केंद्र में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से शुरू करके मैंने गिना तो लोकसभा के सभी खासदार, राज्यसभा के सभी खासदार, भारत की सभी विधानसभाओं के आमदार, सभी विधानसभाओं के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, सभी विधानसभाओं के आमदार, फिर जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी कॉरपोरेटर, टोटल मिलाकर 80,000 पुढ़ारी हैं। अभी इनमें सरपंचों को नहीं जोड़ा मैंने। अगर सरपंचों को भी इसमें जोड़ दें तो ये संख्या 5 लाख के ऊपर है। माने 5 लाख पुढ़ारी हैं लूटने वाले और 2,50,00,000 अधिकारी हैं जो उनके साथ मदद करते हैं। कलेक्टर, कमिश्नर जैसे सब अधिकारी मिलाकर 2,50,00,000। ये पूरा सिस्टम लूटता है। और लूट कहां से शुरू होती है, कहां तक जाती है? आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ, लातूर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेना है तो बिना रिश्वत के संभव नहीं है। यहां से शुरू होती है लूट। जन्म हुआ, वहीं से भ्रष्टाचार शुरू। आपको उसका जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, वो घूस दीजिए, रिश्वत दीजिए, तभी मिलेगा। और जब मृत्यु होगी उसकी, तब डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी बिना रिश्वत के नहीं मिलेगा। तो जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक जितनी क्रिया विधि आप करते हैं सब में लूट होती है। और यही लूट का पैसा विदेशी बैंकों में जमा होता है। और इसी पैसे का टैक्स जस्टिस नेटवर्क ने कैलकुलेशन किया 258 लाख कोटि है 2006 तक। मैं उसमें जोड़ रहा हूं 2010 तक ये 300 लाख कोटि से ज्यादा हो गया। अब हमारे सामने आखिरी बात मैं आपसे रखना चाहता हूं कि क्या करें अब हम। अंग्रेजों ने लूटा, काले अंग्रेज लूट रहे हैं। अंग्रेजों ने जो सिस्टम बनाया, काले अंग्रेज उसी को चला रहे हैं। हम क्या करें? तो 2 रास्ते हैं अपने पास। एक रास्ता है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम क्या लाए थे, क्या ले जाओगे? ये एक रास्ता है। जो हो रहा है अच्छा है, माने पुढ़ारी लूट रहे हैं तो अच्छा हो रहा है, आगे और लूटेंगे तो और अच्छा होगा। तुम क्यों चिंता कर रहे हो भाई, लूटने दो देश को। और ये बात को कहने के लिए श्री कृष्ण का उदाहरण देते हैं। ये तो श्री कृष्ण ने कहा जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? देश लूट रहा है तो अच्छा हो रहा है, आगे लूटेगा और अच्छा होगा, तुम क्यों परेशान होते हो? ये तो श्री कृष्ण का। ये हमारे देश में कहने वाले बहुत लोग हैं। मुझे कहते हैं तुम क्यों परेशान होते हो? बाबा जी को बोलो क्यों परेशान हो रहे हैं? योग करें, प्राणायाम करें, आयुर्वेद को बढ़ाएं, फैलाएं। ये लूटने के लोगों को पकड़ने के लिए क्यों काम कर रहे हैं बाबा जी? मुझे कहते हैं, फोन बहुत आते हैं, पुढ़ारियों के फोन बहुत आते हैं। वो कहते बाबा जी को मना कर दो, ये सब ना करें, भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं करना, व्यवस्था परिवर्तन की बात ना करें। वो तो योग सिखाएं, प्राणायाम सिखाएं, बहुत अच्छा है, हम भी उनका सम्मान करते हैं, सारा देश करता है। ये भ्रष्टाचार की बात मत करें, ये मुझे कहते हैं। और मुझे सुनाते तुम क्यों परेशान हो, व्यर्थ चिंता क्यों करते हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। तब मैं उनसे पूछता हूं कि श्री कृष्ण ने ये कब कहा था, ये तो बताओ। कोई भी बात जो होती है उसका कोई संदर्भ होता है, कंटेक्स्ट होता है। कौन से संदर्भ में श्री कृष्ण ने यह कहा था? श्री कृष्ण ने यह तब कहा था जब अर्जुन युद्ध लड़ने को तैयार नहीं, अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करना पड़ा और श्री कृष्ण ने उसके लिए 18 अध्याय की गीता सुनाई। और युद्ध के मैदान में, ध्यान रखना, बेडरूम में नहीं, बेडरूम में नहीं, ड्राइंग रूम में नहीं, डाइनिंग रूम में नहीं,
लिविंग रूम में नहीं, युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में गीता सुनाई है उन्होंने। माने गीता लड़त करने की पुस्तक है। ड्राइंग रूम में बैठने वाली